आज की तारीख में मेरी लड़ाई बड़ी है, मेरी राजनीति लंबी है भाई। जब कुडनी की बात हो रही है मुजफ्फरपुर में, चिराग पासवान साथ देंगे? जी बिल्कुल साथ दूंगा। हम सब लोग बी टीम है भैया, सब लोग बी टीम है। एक यही हैं जो कि ए टीम में काम कर रहे हैं। आप ए टीम में रह के भी आपने क्या कर लिया। मैंने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया था और इनकी तारीफ भी की थी 2016 में। 25 में क्या करेंगे? भाई वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। 25 को लेकर भी कई रणनीतियों पे काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के जो खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ये कभी समझते ही नहीं है कि ये भी कहीं पे गलत हो सकते हैं। और 25 आपने बोला, सॉरी मैं आपको करेक्ट करूँ, 25 नहीं, उससे पहले चुनाव होंगे बिहार में। मैं मध्यावधि चुनाव, तो कम से कम इस बच्चे में इतनी ताकत तो है मुख्यमंत्री जी कि आपके प्रत्याशियों को हरा दिया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उत्कर्ष क्यों भाई, क्यों जानना है ये? नहीं, युवाओं का मानना है, कई लोग कहते हैं, कई लड़कियां जो हैं वो भी ये जानना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में फिलहाल 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और तीसरे का ऐलान भी हो गया है। हालांकि अब देखिए जेडीयू ने उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के उम्मीदवार के भी नाम जो हैं वो आ जाएंगे सामने। और ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने 2 सीटों पर प्रचार किया बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं एक सीट जो है वो गोपालगंज वाली बीजेपी के पास आ गई। तो मोकामा में जो प्रत्याशी थे, अनंत सिंह की बात हो रही है, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि धन्यवाद जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार चिराग पासवान को दिया जा रहा है। हमारे साथ खुद चिराग पासवान है। सर, 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें अब आपको धन्यवाद दे रहे हैं बीजेपी, तीसरे सीट का भी नाम आ गया है, कुडनी की बात हो रही है मुजफ्फरपुर में, चिराग पासवान साथ देंगे? जी बिल्कुल साथ दूंगा। और ये मैंने घोषणा कर दी थी कि उपचुनाव को लेकर हम लोग की सहमति बन चुकी है और इन उपचुनाव में पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का हम लोग समर्थन करेंगे। और इन दोनों उपचुनाव में हम लोगों ने किया भी, उस वक्त भले समय कम मिला, एक ही दिन का मौका मुझे मिला प्रचार करने का मोकामा में और गोपालगंज में, पर खुशी है मुझे इस बात की कि उसमें से एक सीट हम लोग जीत पाए। और दूसरी भी भाई, जो हम लोग हारे भी हैं मोकामा वाली, पहले तो महागठबंधन का कोई आदमी दिल पे हाथ रख के बोल सकता है कि ये महागठबंधन की जीत है या महागठबंधन के किसी दल के नेता की ये जीत है। ये पूरी तरीके से अनंत सिंह जी की जीत है भाई। वो निर्दलीय भी जब जब चुनाव लड़े हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी लड़े हैं, तब भी वो जीते ही हैं। ऐसे में जहाँ पे महागठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम लोग 40,000 से हारेंगे तो 45,000 से हारेंगे, तो एक तरफा होगी वो। कहीं ना कहीं हम लोग उस रेस में ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा भाई। पिछली बार एनडीए को 40,000 वोट आया था, इस बार 63,000 आया। वहीं महागठबंधन, पिछली बार भी ये लोग 78,000 वोट पाए थे, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 79,000, महज 700-800 वोट इनका बढ़ा है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का वोट गया कहाँ, जो इनको मिलना चाहिए था, जो उस तरफ जाना चाहिए था। 78,000 फ्यू हंड्रेड और 79,000 फ्यू हंड्रेड, मात्र 700, तो मतलब 700 ही वोट था क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इसीलिए मेरा विश्वास अब और ज़्यादा पक्का हो गया, जैसे अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जनता दल यूनाइटेड संभवतः कुर्नी से टिकट मिला है। हाँ, तो वहाँ से जब जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का भाई, मैंने उस दिन भी बोला था, आज की तारीख में कोई वोट बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं। ऐसे में जब जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या महागठबंधन के बाकी दलों का वोट भी वहाँ पे जाएगा? क्योंकि इनका तो वोट पिछले दोनों चुनाव में कहीं पे मिला नहीं महागठबंधन को। तो क्या पेट का दर्द का हवाला उन्होंने दिया था, कहा कि पेट में दर्द है, इस वजह से नहीं जा। अब देखते हैं, अब तो ज़रूर उनके पेट का दर्द ठीक हो गया होगा। खैर, चिराग जी, एक सवाल बार बार उठता है जब भी उपचुनाव की बात हो रही है, 2 सीटों पर आप आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने गए थे, तो बात ये भी उठ रही है कि क्या केंद्र में एक बड़ा पैदान आपको मिल सकता है क्या? भाई देखिए, जब गठबंधन या समर्थन की बातचीत होती है तो उसमें ये सब बहुत छोटी बातें होती हैं। और मैं जिस परिवार से आता हूँ, खास तौर पे भाई, मेरे पिता हमेशा से केंद्र सरकार में मंत्री रहे। मैं तो बल्कि सुनता ही आया हूँ बचपन से, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा। तो मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मंत्री बनना या मंत्री पद को पाना। अगर ये उपलब्धि होती भाई, मैं 2020 का चुनाव अकेले नहीं लड़ता, इन लोगों के साथ लड़ता, केंद्र में मैं मंत्री रहता, बिहार में मेरे मंत्री होते। आज की तारीख में मेरी लड़ाई बड़ी है, मेरी राजनीति लंबी है भाई। जब मुझे आगे 20 साल 30 साल के बिहार की जब मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैं साल 1.5 साल के लिए कोई एडजस्टमेंट्स करूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे में मंत्री पद को लेकर बिल्कुल नहीं। हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर ज़रूर मैंने गठबंधन के भीतर बातचीत की है। आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में क्या रणनीतियाँ होंगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन तमाम बातों को लेकर ज़रूर चर्चा हुई है। बिल्कुल। तो बिहार की राजनीति की बात आती है तो ये भी देखा जाता है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जेडीयू पर ज़्यादा हमलावर होते हैं, तेजस्वी पर ज़्यादा नहीं होते। हालांकि देखिए, अब नीतीश कुमार की बात हो रही है तो उनके शराबबंदी की भी बात हो रही है। 2016 में शराबबंदी हुई, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं शराबबंदी कानून को?
मैंने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया था और इनकी तारीफ भी की थी 2016 में। तब भी हम लोग विपक्ष में ही थे, तब हम लोग एनडीए का हिस्सा थे। हाँ, ऐसी परिस्थिति थी, उस वक्त ये भी महागठबंधन में थे और हम लोग इधर थे। उस वक्त मैंने इनका समर्थन किया था, तारीफ की थी, क्योंकि ये सोच अच्छी थी शराबबंदी। पर आज की तारीख से जिस तरीके से शराबबंदी की वजह से और शराबबंदी की नाकामी की वजह से तस्कर खड़े हो गए हैं, सीमावर्ती इलाकों में आप जाइए, जिस तरीके से आयात होता है शराब का, या प्रखंड भूल जाइए, पंचायतों में शराब का, अवैध शराब का निर्माण होने लगा है, जिसकी वजह से कई जगह जहरीली शराब का भी निर्माण होता है और आए दिन खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के ये मर गए, वो मर गए। समीक्षा होनी चाहिए। और अब तो सवाल मैं नहीं उठा रहा, इनके खुद के नेता सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र जी का जिस तरीके से बयान आया है शराबबंदी को लेकर, देखिए विफलता तो है, पर मुख्यमंत्री जी जब तक अपनी कमजोरियों को मानेंगे नहीं, दूसरों पे से दोषारोपण करते रहेंगे। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी के जो खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ये कभी समझते ही नहीं है कि ये भी कहीं पे गलत हो सकते हैं। भाई 17 साल से आज बिहार अगर विकसित नहीं बन पाया तो उसके जिम्मेदार आप नहीं तो और कौन है? मुख्यमंत्री जी। आपकी नीतियों का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं नहीं मानता 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। उत्कर्ष, आप भी पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, क्या नली गली बनाने से किसी राज्य का विकास हो सकता है क्या? जब तक आप बिहार में आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, एजुकेशनल हब बनाने की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हेल्थ सेक्टर को आप इंप्रूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाएंगे, जब तक निवेशकों को बुलाकर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आप बिहार को नहीं विकसित बना सकते। और आप बोलते हैं कि भाई हम नली गली बना के हम बिहार को विकसित कर देंगे। ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल नेसेसिटीज़ हैं, आपको तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करना है। इसको सरकारी एजेंडा बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकारी एजेंडे में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की नियुक्ति पत्र तो बांट रहे हैं। कब के पढ़े हुए वो बांट रहे हैं भाई, कब के नियुक्ति पत्र वो बांट रहे हैं। और नियुक्ति पत्र बांटने से नहीं होगा जब तक आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए एक फुल फ्लेजेड आप प्लान नहीं बनाएंगे। भाई पलायन, आप ही ने बोला था ना 2005 में कि मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए बिहारी हों सब अपने प्रदेश में आप वापस आ जाएं। जो मुख्यमंत्री 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो किसी बिहारी के सपने को क्या पूरा करेंगे? तो एक कॉन्क्रीट प्लान की ज़रूरत है। और मुझे दिक्कत इस बात की होती है कि मैंने मुख्यमंत्री को कभी इन विषयों पर चर्चा करते हुए सुना ही नहीं है। आखिरी बार कब इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था, कब इन्होंने निवेशकों को बुलाया था, या कब इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने बात की थी? और तो और इन्होंने तो भूगोल, बिहार के भूगोल को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उद्योग नहीं ला सकते। तो जिस मुख्यमंत्री की सोच सैचुरेटेड हो, उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? चिराग जी, एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है, आपने कहा था बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, इसका आपने जिक्र किया था और देखिए लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं। आज भी ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है। पहले भी आपने बी टीम का काम किया है और अब AIMIM भी बी टीम का काम करे, यानी कि दोनों बीजेपी के बी टीम है। हम सब लोग बी टीम है भैया, सब लोग बी टीम है। एक यही हैं जो कि ए टीम में काम कर रहे हैं। आप ए टीम में रह के भी आपने क्या कर लिया? बीजेपी की ए टीम में तो आप भी थे भाई, आप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी आपको बैक कर रही थी, तब आपने क्या कर लिया? आप मुझे बताएं ना। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय चिराग मॉडल ने हमको नुकसान दिया। चिराग मॉडल ने जितना ध्यान ये मुझ पे केंद्रित करते हैं उतना ध्यान ये अपने पे केंद्रित कर लें और एक आत्ममंथन कर लें कि भाई इनसे कहाँ गलती हो रही है, क्यों बिहार की जनता इनको लेकर नाराज़ है, क्यों इतना आक्रोश है, क्यों मुख्यमंत्री जी की सभाओं में हंगामा होता है, क्यों मुख्यमंत्री, मैं हिंसा का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, पर जिस तरीके से उनके ऊपर लोग एग्रेसिव हुए हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? ये आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है इन लोगों को। सिर्फ चिराग के ऊपर ठीकरा फोड़ देना या हर चीज़ के लिए चिराग को ही जिम्मेदार ठहरा देने से नहीं होने वाला भाई। ये करते करते आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, करते करते आप कब समाप्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरे नंबर की आप बात करते हैं, कई बार ये भी बात उठा, नीतीश कुमार ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने, कि आपकी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि आपने तमाम उम्मीदवार को उतारे जहां पर जदयू की सीट थी। 2020 की बात हो रही है, क्या कारण था? हाँ, तो कम से कम इस बच्चे में इतनी ताकत तो है मुख्यमंत्री जी कि आपके प्रत्याशियों को हरा दिया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और जिस तरीके से जनता ने इनके तमाम प्रत्याशियों के सामने मेरा समर्थन किया, 6% का मत जिस तरीके से हम लोग को मिला, ये कहीं ना कहीं इस बच्चे की ताकत को दिखाता है। और वो ताकत क्या, चिराग मॉडल क्या है भाई? उत्कर्ष, चिराग मॉडल और कुछ नहीं है, वो जन भावनाओं का प्रतीक है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को एम्पलीफाई कर रहा हूँ जो जनता के मन में चल रही हैं या जो जनता कह रही है या जो वो कहना चाहती है, उन्हीं बातों का मैं प्रतीक हूँ। तो यकीनन 2020 के चुनाव का, और जब मुख्यमंत्री जी ये बात बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि इस बच्चे में दम है, मैं इसको भले बच्चा बुलाता हूँ पर इस बच्चे ने मुझे तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। 25 में क्या करेंगे?
भाई वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। 25 को लेकर भी कई रणनीतियों पे काम चल रहा है। जैसा मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का इन उपचुनाव में हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, पर गठबंधन को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें लोकसभा के चुनाव और 25 आपने बोला, सॉरी मैं आपको करेक्ट करूँ, 25 नहीं, उससे पहले चुनाव होंगे बिहार में। मैं मध्यावधि चुनाव मैं सिर्फ ये मानता नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यावधि चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के आसपास बिहार में भी विधानसभा चुनाव की परिस्थिति बनेगी। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में मतभेद हैं और वो सहजता तो नहीं दिखती इनके गठबंधन में, तो बहुत जल्द ये भी गठबंधन टूटेगा। यहाँ धोखा कौन देंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी? हमेशा वही देते हैं, नीतीश कुमार फिर धोखा देंगे। मुख्यमंत्री जी ही हमेशा धोखा देते आए हैं, और जो एक बार धोखा दे सकता है वो 2 बार भी दे सकता है, वो बार बार भी दे सकता है। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मध्यवर्ती चुनाव को लेकर आपने कहा, अब बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं कि आपको लगता है ज़्यादा पता है, आप बड़े हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह भी कह दिया 243 के बदले 250 सीट जीत जाएंगे हम बिहार में। ये उनके इस बयान पे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग 250 सीटें जीतेंगे, जहाँ 243 सीट्स हैं ही बिहार में, उसमें से ये प्लस कहाँ से और सीटें निकाल के ला रहे हैं, वो खैर आदरणीय अशोक जी ही बताएंगे। बट बहरहाल ठीक है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो बड़े नेता हैं, उनको जानकारी है। मुझे बड़े नेता होने के कारण जानकारी नहीं है, मुझे जनता के बीच रहने की वजह से जानकारी है। अगर बिहार सरकार के मंत्री जनता के बीच जाने लग जाएं, उनके बीच समय बिताने लग जाएं, भाई चिराग पासवान तो हर रोज़ जनता के बीच होता है। मैं कल भी मधेपुरा में, परसों भी मधेपुरा में था, कल मैं बीटा बाढ़ में था, कल मैं डेहरी जा रहा हूँ, परसों मुजफ्फरपुर में हूँ, फिर मोतिहारी में हूँ। तो मैं तो रोज़ मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। आप किसी दिन अगर जनता के बीच चले जाएंगे तो आप कल आते हुए चुनाव आप बोलेंगे कि आज ही होने वाले हैं। लोगों में इतना आक्रोश है, तो इस बात को मैं जन भावनाओं की वजह से ही मैं बता रहा हूँ। और दरारें भी हैं भाई सरकार में मौजूदा, ये सरकारें भी कारण, ये दरारें भी कारण बनेंगी। भाई आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। आप अभी आरा जाके देख लीजिए, 8 दिनों में 8 हत्याएं हुई हैं आरा में। ये नॉर्मल परिस्थिति नहीं है ना, ये एक ऐसी अराजक परिस्थिति बिहार में आज की तारीख में उत्पन्न हो गई है। हत्या, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार को लेकर ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आने वाले दिनों में इस सरकार से ये संभलेगा नहीं और यकीनन सरकार गिरेगी और बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। एक आखिरी सवाल है चिराग जी, आपने तमाम चीज़ों की जानकारी दे दी, एक और जानकारी चाहिए, क्योंकि बिहार की बात हो रही है, युवा नेता हैं, युवाओं को लेकर आप बात करते हैं, कई बार आपके बात ये भी उठती है आपकी शादी को लेकर, विवाह को लेकर। ये आखिरी सवाल है कि क्या चिराग पासवान अगले साल विवाह कर रहे हैं? उत्कर्ष क्यों भाई, क्यों जानना है ये? नहीं, युवाओं का मानना है, कई लोग कहते हैं, कई लड़कियां जो हैं वो भी ये जानना चाहती हैं कि चिराग पासवान कब शादी करें। फिलहाल तो नहीं करने वाला हूँ। बहुत जिम्मेदारियाँ उत्कर्ष, अभी बहुत जिम्मेदारियाँ अभी उनको निभाना है। मम्मी, परिवार सबको अभी देखना है, संभालना है। एक बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, परिस्थितियाँ संभल रही हैं, इसको और मजबूत कंसोलिडेट करना है। तो अभी व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं है। क्या तीसरे बार सांसद बनेंगे उसके बाद? भविष्य में देखा जाएगा क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी दी है, किस तरीके से मध्यावधि चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है और बिहार में फिर से नीतीश कुमार पलट सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी चिराग पासवान दे रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।